गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और इसके जो डेली लाइफ में है या इंजीनियरिंग में है वो क्या यूजेस होते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट्स दैट मीन्स स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स caused by external loads that means forces and moments acting on a deformable body or structure। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी डिफॉर्मेबल बॉडी या स्ट्रक्चर के ऊपर जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं दैट मीन्स फोर्सेज या मोमेंट्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है। स्ट्रेंथ मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है और उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए क्या होता है, स्ट्रेसिस डेवलप होता है और स्ट्रेसिस को क्या बोलते हैं, इंटरनल इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो एक्सटर्नल लोड या मोमेंट लगाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर या जो लोड आएंगे, ठीक है, वो लोड कैसे भी आ सकते हैं, ग्रेविटी के कारण आ सकते हैं या एक्सटर्नल अप्लाइड लोड हो सकते हैं। तो उसके कारण उसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मतलब कि उसके अंदर क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है बॉडी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब इसके अंदर इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और भी कई से नाम होते हैं सब्जेक्ट्स के। देखिए जैसे आप कई बुक्स देखेंगे तो उसके लिखा रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो है ही, साथ ही ऑफ सॉलिड, ठीक है, या थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो ये सब डिफरेंट नोमेनक्लेचर होते हैं इसके। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो स्ट्रेंथ मतलब कि किसी बॉडी पे अगर आप लोड लगाओगे, किसी भी कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे आप लोड लगाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो लोड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इलोंगेशन बढ़ता जाएगा या डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। इन जनरल बात करें तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो डिफॉर्मेशन बढ़ता जाए तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसका जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो फेलियर के टाइम मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ। डिफॉर्मेशन में बता ही दिया कि ठीक है, जब लोड लगाएंगे तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन होगा। अब डिफॉर्मेशन एंगुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। एंगुलर में क्या होगा, बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा और लीनियर में क्या होगा, उसकी डायमेंशंस के अंदर चेंज होगा। तो लीनियर में तो डायमेंशन में चेंज हो रहा है और एंगुलर के अंदर उसकी शेप में चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं स्टिफनेस। तो स्टिफनेस इट इज एबिलिटी टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन लोड नीडेड टू कोज स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन और डिटरमाइन बाय द स्ट्रेस रिलेशनशिप। तो स्टिफनेस क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, तो डिफॉर्मेशन आता है और डिफॉर्मेशन में उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अगर उसमें कुछ स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन डेवलप होता है तो कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है, इसी को उसकी बोलते हैं स्टिफनेस। तो अगर फॉर एग्जांपल दो बॉडी ने, एक टिम्बर का ब्लॉक है और एक स्टील का ब्लॉक है, तो स्टील और टिम्बर के ब्लॉक को अगर सेम लोड लगा के डिफॉर्म करते हैं तो अगर सेम डिफॉर्मेशन तक डिफॉर्म करते हैं तो स्टील के ब्लॉक पे ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा इन कंपेयर टू टिम्बर का ब्लॉक। स्टेबिलिटी क्या होता है कि स्टेबिलिटी रैपिडली बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या कोई भी इनिशियल डिस्टर्बेंस हो गया, दैट मीन्स बकलिंग, जैसे तीन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेबिलिटी के अंदर आता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप देख सकते हैं कि हमें इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है इस कोर्स को। आप यहाँ पे एक ब्रिज देख रहे हैं या कोई भी एक पुल देख रहे हो, तो यहाँ पे पुल क्या हो चुका है, ये ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक क्यों है कि ये जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जाएगी, तो जिस लोड के लिए डिज़ाइन किया गया था वो लोड बढ़ गया है। अब लोड बढ़ गया तो इसकी जो कैपेसिटी थी उसको ये पार गया, तो उस वजह से क्या होगा, इसके अंदर फेलियर हो गया। तो हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यही चीज़ डिस्कस करनी होती है कि किसी भी ब्लॉक या किसी भी कंपोनेंट का क्या यूज़ आने वाला है और उस यूज़ के आने के लिए उसकी साइज कितनी देनी पड़ेगी, ठीक, उसकी डायमेंशंस कितनी देनी पड़ेगी। अगर हम डायमेंशंस उससे कम रख देते हैं तो वो डेफिनेटली फेल कर जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ही ज़्यादा मटेरियल देना चाहिए फैक्ट ऑफ सेफ्टी लगा के, ताकि वो अगर कुछ एक्सिस लोड आ भी जाए डिज़ाइन लोड के अलावा तो वो उसको सर्वाइव कर जाए और स्ट्रक्चर का फेलियर ना हो। अब देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। The properties of material that determines its behavior under applied forces are known as mechanical properties। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी मटेरियल पे लोड लगाया जाता है, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाया जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर बिहेवियर कैसा रहता है उसका, ठीक है, उसका कैसा बिहेवियर होता है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, स्क्रैचिंग की प्रॉपर्टी कैसी है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कैसी है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कैसे शो हो रही है लोड के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम बोलते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, इलास्टिसिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ब्रिटलनेस, रेजिलियंस, टफनेस, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू द इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर होता है उससे ही रिलेटेड होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।
दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेस का फंक्शन होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, लोड आ जाता है जब उसके अंदर डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस क्या होता है, उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए जो अंदर से इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं जो उस बॉडी के इनिशियल स्टेज को बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब उसकी उसी शेप और उस बॉडी या ब्लॉक को, जो उस मटेरियल को उसी शेप और साइज में रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस इसको रजिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, A sound knowledge of mechanical properties of material provide the basis for predicting behavior of the material under different load condition and designing component of the day। तो अपने को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जब भी हम किसी ब्लॉक या कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, कि जब भी लोड आएगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंजेस होती है, किस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, और कौन सी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लोड के साथ चेंज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी क्रॉस सेक्शन का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो यही, और लोडिंग का नेचर कैसा है, हम लोड को धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, अगर लोड को एकदम से अप्लाई कर दें तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक्सपीरियंस शोज दैट एनी मटेरियल सब्जेक्ट टू लोड में आइदर डिफॉर्म, यील्ड और ब्रेक डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, नेचर ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है कि कोई भी मटेरियल पर अगर लोड लगाते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि उसकी लेंथ डायमेंशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, या उसको यील्ड और ब्रेक, या वो टूट जाएगा। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है कि हम लोड का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना लोड लगा रहे हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पॉइंट था मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड कितना है, लोड की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, देखिए एक तो स्टील है, या एक लकड़ी है, या फॉर एग्जांपल एक कंक्रीट है। तो तीनों मटेरियल अलग अलग, तो तीनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, तो उस लोड को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी वो तीनों की अलग अलग होगी, बिहेवियर अलग अलग होगा, कि डिफॉर्मेशन कंक्रीट में अलग होगा और स्टील में अलग होगा सेम लोड के लिए। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, अगर मटेरियल की क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोड ले पाएगा, अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कम है तो वो कम लोड ले पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स है उस लोड को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो वहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और मटेरियल कम लोड पे ही टूट जाएगा। अब देखते हैं कि स्ट्रेस के बारे में। द सम टोटल ऑफ एलिमेंट्री इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस और इंटरनल रेजिस्टेंस विच द मटेरियल इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सटर्नल एक्सर्ट टू काउंटर द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जब भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, द मैथमेटिकल स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी किसी बॉडी पे आप एक्सटर्नल लोड लगाते हो तो एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण उसके डिफॉर्मेशन आता है, और डिफॉर्मेशन आने के कारण उसके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो उन्हीं डिफॉर्मेशन या स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने के लिए मटेरियल के अंदर क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस से डेवलप होते हैं, और इन्हीं फोर्सेस को अगर पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट किया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार दिखाई गई, इस बार के दोनों एंड पे फोर्स F दिखाया गया है, और बार का इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A0। ठीक है, इसके सर्कुलर बार तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा। ठीक है, सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर दोनों एंड पे टेंसाइल लोड लगाया गया है F। तो टेंसाइल लोड F लगाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए कीबोर्ड, यहाँ पे F लगाया गया है, तो स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स तो कितना है, F है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A0। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन A0। मतलब कि इस फोर्स की वजह से इस बॉडी की हर एक पार्टिकल के अंदर फोर्स लगा है, तो इसकी वजह से उसको अंदर अंदर रजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो ये रजिस्टेंस पर यूनिट एरिया की तरह डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F फोर्स लग रहा है, तो अंदर भी हर सेक्शन के ऊपर बैलेंस बनाने के लिए F फोर्स ही डेवलप होगा, और वो F फोर्स पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 पर डेवलप हो रहा है। तो पर यूनिट एरिया पे कितना डेवलप हो रहा है, तो F अपॉन A0, इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है कि कई लोग बोलते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस तो सेम ही होता है। तो प्रेशर तो क्या होता है, एक्सटर्नली अप्लाइड होता है, और स्ट्रेस क्या होता है कि एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के अगेंस्ट में जो अंदर से स्ट्रेस डेवलप होती है, अंदर से फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, उसको स्ट्रेस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप फोर्स देख रहे हैं, P फोर्स लगाया जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इसमें जो स्ट्रेस देखिए आप हर एक पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड की स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A। इन जनरल जो स्ट्रेस होता है उसको अपन सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। अब स्ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रेन द डायमेंशनल रिस्पॉन्स गिवन बाय द मटेरियल अगेंस्ट मैकेनिकल लोडिंग डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हो तो उसके अंदर लेंथ में चेंज होता है, तो पर यूनिट लेंथ में उसकी कितना चेंज हुआ, इसी को उसकी स्ट्रेंथ बोल देते हैं। अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो मैथमेटिकली स्ट्रेंथ इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि आप किसी बॉडी पे लोड लगाओगे तो उसकी ओरिजिनल लेंथ मान लो L है, तो यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ L है। इसके जो फोर्स लगा रहे हो तो लेंथ के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मान लो लेंथ इसकी डेल्टा से बढ़ गई, तो लेंथ में चेंज कितना हुआ, डेल्टा। वो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L। तो यहाँ से क्या हो गया मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन, और डेल्टा अपॉन L।
तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है स्ट्रेन को, एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना हो गया डेल्टा, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट मीन्स स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। तो यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल ब्लॉक देख रहे हो, तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक में मान लो इनिशियल लेंथ तो एल नोट थी, और इनिशियल लेंथ तो एल नोट, और इनिशियल डायमीटर कितना है डी नोट। जब इसका आप लोड लगा तो टेंसाइल लोड, तो लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि लगभग वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड स्ट्रेन आ रही है, एक तो लेंथ के अकॉर्डिंग और एक डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लेंथ तो कम हो रही है और डायमीटर भी, लेंथ बढ़ रही है और डायमीटर कम हो रहा है। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर कितना हो जाएगा, स्ट्रेन का वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल नोट। तो एल आई माइनस एल नोट अपॉन एल नोट। और एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डेल्टा डी, मतलब डायमीटर में चेंज और ओरिजिनल डायमीटर का रेशियो। तो डेल्टा डी अपॉन डी नोट, तो डेल्टा डी कितना हो गया चेंज, तो डी कितना हो गया चेंज, स्टार्ट में कितना था डी आई, और बाद में कितना हो गया डी नोट डिवाइड बाई डी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ को जनरली हम बोलते हैं मजबूत, कोई भी चीज़ कितनी मजबूत है इसी को उसकी स्ट्रेंथ बोला जाता है। बट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल टूटने से पहले मैक्सिमम कितना स्ट्रेस सर्वाइव कर सकता है, इसी को उसकी स्ट्रेंथ बोला जाता है। मतलब पर यूनिट एरिया कितना मैक्सिमम लोड वो ले सकता है, कितना मैक्सिमम एरिया लोड वो बियर कर सकता है पर यूनिट एरिया, उसी को उसकी स्ट्रेंथ या उसकी मजबूती बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं पेन को तोड़ा जाएगा तो पेन कितनी लोड के बाद बैंडों की टूट जाएगी, इसको उसकी मजबूती बोला जाएगा, स्ट्रेंथ बोला जाएगा। यहाँ पे दो लोग एक ब्लॉक को खींचे तो ब्लॉक जिस लोड पर जाकर टूट जाएगा उसी को ये मजबूती बोल देते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में जो स्ट्रेंथ या मजबूती की बात होती है वो पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में बात होती है, न कि पूरे ब्लॉक या कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स कैपेसिटी टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो जब भी हम किसी में एक्सटर्नल लोड या बाहरी लोड लगाते हैं तो मैक्सिमम कितना लोड लगाया जा सकता है डिस्ट्रक्शन से पहले, उसी को उसकी स्ट्रेंथ बोला जाता है। इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर। तो मैक्सिमम उसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होता है बिना फेलियर के, उसी को उसकी स्ट्रेंथ बोला जाता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस that any material will withstand before destruction is called ultimate strength। तो मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस वो सहन कर सकता है टूटने से पहले, मतलब मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस या इंटरनल फोर्सेस डेवलप कर सकते हैं उसके अंदर, या मैक्सिमम कितना एक्सटर्नल लोड लगाया जा सकता है पर यूनिट एरिया टूटने से पहले, इसी को किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला जाता है। अल्टीमेट का मतलब मैक्सिमम मटेरियल कितना रजिस्ट कर सकता है लोड, इसी को उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब बात करते थे इलास्टिसिटी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ डिफॉर्मेशन कॉज बाय अप्लाइड लोड डिसअपियर्स अपॉन रिमूवल ऑफ लोड। तो जैसे कि आप मान लो किसी बॉडी पे लोड लगा रहे हो, तो लोड फॉर एग्जांपल एक बार ले लिया आपने, बार लिया रबड़ ले लिया, तो रबड़ को आपने क्या किया खींचा तो उसके अंदर लेंथ में बढ़ गई, लेकिन जो है आप लोड को हटाओगे तो वापस रबड़ उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन हुआ, जो लोड लगाया और छोड़ा तो वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज द पावर ऑफ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द स्ट्रेस और लोड इज रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये मटेरियल की वो पावर है जिसके कारण क्या होता है अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन मतलब शेप एंड साइज में आने की कोशिश करता है जब भी हम लोड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार, हमने बार लटका रखी है एक सपोर्ट से, ठीक है, और ये बार के अंदर एक ये छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, खाली यहाँ पे बार को कट कर रखा है, तो यहाँ पे एक लोड लगाया, तो लोड लगाया तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो थे वो लेंथ बढ़ गई, तो बार की लेंथ पहले इतनी थी और अब कितनी हो गई, इतनी बढ़ गई, तो डेल्टा से बार की लेंथ बढ़ गई, तो पार्टिकल से बॉन्ड जो है यहाँ पे तो स्ट्रेच हो गए, मतलब इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल ब्लॉक है क्योंकि लेंथ उसकी बढ़ चुकी है। लेकिन जब जो है हम लोड को अब रिमूव करेंगे तो वापस क्या होगा, ब्लॉक अपनी उसी पोजीशन के अंदर जाएगा, तो उसी पोजीशन के अंदर आ गया, वहाँ पर जो इनिशियल में थी वही वापस फाइनल इसकी पोजीशन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वापस ब्लॉक अपनी उसी पोजीशन में आ गया कि जिस खाली स्पेस था वो पहले स्क्वायर था, फिर रेक्टेंगुलर लोड लगाने के बाद और जो लोड रिमूव किया तो वापस से लोड हटाने के बाद वापस से पोजीशन में आ गया और जो ब्लॉक की साइज थी खाली स्पेस की वो स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व दिखाया गया है कि यहाँ पे लोड किया और जो इसको अनलोड किया तो वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ गया। अब ये जो लोडिंग वाला कर्व ये लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसका मतलब जो इलास्टिक मटेरियल वो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उनका लीनियर भी शो कर सकते हैं और नॉन लीनियर भी शो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस टाइप का मटीरियल है।
तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलास्टिसिटी का एक स्प्रिंग। जैसे कोई स्प्रिंग थी, ठीक, बिफोर लोडिंग ऐसी थी, अब स्प्रिंग की जो लोड लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ड्यूरिंग लोडिंग कंप्रेस होगा। अब जो आप लोड लोड हटाओगे तो वापस से क्या हो जाएगा, स्प्रिंग अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ पे आ गया, तो स्ट्रेन कितना हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल, और स्ट्रेस कितना हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो ई क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एफ अपॉन ए डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। सो ओके फ्रेंड्स, जो बाकी जो चीज़ें हैं वो कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।